अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Engr.Muhammad ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर आती हैं। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी। ठीक है, हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है उसका नाम है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी होती क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, अ बॉडी दैट इज नॉट डिफॉर्म बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्सेस लगाएं, ठीक है, लेकिन वो डीफॉर्म ना हो, मतलब ना ही उसकी लेंथ में इंक्रीज आए, ना ही उसकी विड्थ में इंक्रीज आए, ना ही उसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज आए। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हों लेकिन उसकी शेप के अंदर या उसकी लेंथ के अंदर, उसकी विड्थ के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफॉर्मेशन उसके अंदर ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस लगाने से उसकी शेप में या उसकी जो पहले वाली फॉर्म है उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक ब्रिक है, ठीक है, एक ईंट है, तो इसके ऊपर आप चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगाते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता। या अगर इसकी मजीद हम कॉमन एग्जांपल ले लें, हमारे पास जितने भी सॉलिड्स मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड हमारे जो मटेरियल होते हैं वो किसकी एग्जांपल होते हैं, रिजिड बॉडी की, कि उनके ऊपर अगर हम फोर्सेस लगाते भी हैं तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके पास कंसीडर कर लें एक लाइन है, जैसे मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इसके अंदर हमने करना है, कंसीडर हमने ये करना है कि एक बॉडी जो है इस लाइन के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है, इसके अलोंग, ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। अब इसके अंदर वो कहता है कि बॉडी तो रोटेट कर रही होगी, लेकिन होगा क्या, वो जो बॉडी होगी इसको जो सेंटर्स होंगे वो इसी लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, हमारे पास जो बॉडी है अगर एक लाइन पर मूव कर रही है तो उसके जो सेंटर्स होंगे इसी लाइन पर मौजूद होंगे और वो इसके अराउंड जो होगी रिवॉल्व कर रही होगी, मूव कर रही होगी। ठीक है, तो जिस लाइन के अलोंग वो बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेशन का उसका एक्सिस बन जाता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टॉर्क। ठीक है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्न होने का, ठीक है, जो उसका गर्दिश करने का हमारे पास एक होता है इफेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क, या फिर इसका एक और नाम भी है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स और हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो लिख देते हैं जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है उसी को मूवमेंट आर्म भी कहा जाता है, तो या फिर वो कह देते हैं जो टार्क है वो उसको मूवमेंट आर्म कहा जाता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो टार्क है और मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो सेम होंगी, लेकिन जो मूवमेंट आर्म है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखा जाए, जो हमारे पास टार्क है, हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टार्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो जो हमारे पास टार्क है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके मूवमेंट आर्म के साथ, और इसका जो फार्मूला होता है टार्क को हम शो करते होते हैं इस सिंपल के साथ। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से इस शेप में इसको लिखते होते हैं, और फोर्स को एल से शो करते हैं, और जो हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है इसको हम एल से शो करते होते हैं। अब अगर बात कर ली जाए टॉर्क की, तो ये है एक फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी पे भी हमें पता होना चाहिए कि आइदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो जो हमारे पास टार्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास टार्क है हमें कैसे पता चलेगा ये स्केलर है या वेक्टर है। अब हमने यहाँ पर ये तो कह दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन किस बेस पे हमने कहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप अगर इसका फार्मूला देखें, फार्मूले के अंदर हमारे पास फोर्स है और मूवमेंट आर्म है। अब मूवमेंट आर्म है वो तो लेंथ हो गई, अब जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है, अगर यहाँ पर हम देखें फोर्स, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वेक्टर क्वांटिटी की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट आर्म होगा वो भी क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब ये स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट में हमें आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास टॉर्क होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम मजीद
इसकी नेचर के बाद इसकी डिटेल देखते हैं टॉर्क के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ टॉर्क। जो हमारे पास टॉर्क है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हम इसी के फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो हम इसका जब यूनिट निकालना चाहेंगे तो फोर्स का हम यूनिट देखेंगे क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसी तरीके से हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है वो लेंथ होती है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। तो जो यूनिट होगा टॉर्क का वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में अक्सर ये आता है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ टॉर्क। जो टॉर्क है इसका यूनिट बताएं, इसका यूनिट है उसकी डेफिनेशन बताएं। इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन मूवमेंट आर्म ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। अब हमारे पास इसी के अगर हमारे पास जो यूनिट है इसी की मदद से हम अगर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास टॉर्क है, यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स है और यहाँ पर हमारे पास है मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि जो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर कब होगा, या फिर 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, टॉर्क का हमारे पास यूनिट क्या है, 1 न्यूटन मीटर। तो लेफ्ट साइड पे हमारा जो आंसर है वो 1 कब आएगा, जब हमारे पास फोर्स है वो कितनी होगी, 1 न्यूटन की, और जो हमारे पास मूवमेंट आर्म होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है यूनिट की, हम कैसे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो 1 न्यूटन की हो और अगर जो मूवमेंट आर्म है वो 1 मीटर लॉन्ग हो, देन हमारे पास जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर होगा। तो इस तरीके से आप इसकी जो डेफिनेशन है अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी ऑफ अ टॉर्क, ठीक है। जो हमारे पास टॉर्क है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसका इन्हिसार किस चीज़ पर होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस तरीके से भी आता है, डिफाइन टॉर्क, ठीक है, एंड आल्सो राइट इट्स फैक्टर्स, ठीक है। टॉर्क होता क्या है और इसके फैक्टर्स लिखें, किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ कि जो टॉर्क है सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। आप इसके फार्मूले में भी देख सकते हैं, जो टॉर्क है सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन अमंग टॉर्क, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। जो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है, किस चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टॉर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। यहाँ से आप देख सकते हैं जो टॉर्क है वो फोर्स के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरीके से मूवमेंट आर्म के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसको अगर मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास ये टॉर्क है और हमारे पास ये F इंटू एल है, अगर मैं जो फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में हमारे पास फोर्स थी 1 और एल भी हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है वो भी 1 था, ठीक है, ये स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो टॉर्क था वो क्या था, 1 इंटू 1, आंसर 1 आ रहा था। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पर जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, लेट्स सपोज कि अब जो फोर्स है उसको मैंने कर दिया 2, लेकिन जो मोमेंट आर्म है उसको मैं उतना ही रहने देता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जब हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स के इंक्रीज करने से टॉर्क भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो टॉर्क है फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम जो मूवमेंट आर्म है उसका आंसर बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन की भी अगर हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा टॉर्क होगा अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जो टॉर्क है फोर्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज करता है और फोर्स के डिक्रीज होने से क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेम इसी तरीके से जो मूवमेंट आर्म होगा अगर वो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो टॉर्क भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर मूवमेंट आर्म जो हमारे पास है कम होगा तो टॉर्क का आंसर भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, अ लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जिस लाइन पर, जैसे मैं कहता हूँ ये लाइन है, जिस लाइन पर कोई भी फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, जिस लाइन पर फोर्स एक्ट कर रही होती है उस लाइन का नाम क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इसी वजह से उस लाइन का नाम क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है मूवमेंट आर्म, ठीक है। अभी तक जो टॉर्क का फार्मूला हमने डिस्कस किया है, ये डेफिनेशन, उसके अंदर हम मूवमेंट आर्म के बारे में पढ़ते आए हैं। अभी मूवमेंट आर्म है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हमने पढ़ा है
और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी पढ़ा है। अब इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड में मैं कहता हूँ हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और राइट साइड पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे पास, वो क्या होगा, मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।